नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपकी जो है अक्टूबर माह में स्टार्टिंग में प्रस्तावित परीक्षा है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सबसे बहुप्रतीक्षित परीक्षा जिसको हम पीसीएस के नाम से जानते हैं। यह परीक्षा दरअसल आपके 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है और आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री के रिकॉर्डिंग ही एक खास रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब लगभग वैसे तो देखा जाए तो लगभग 60 और 10 70 72 दिन बाकी, लेकिन हम लोग जो अक्टूबर माह के जो पहला सप्ताह है उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी आपका फेस्टिवल आ रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन हो गया, आपका जन्माष्टमी हो गई, ठीक है, 15 अगस्त हो गया, तो आप लोग घूमेंगे फिरेंगे, मुझे पता है 6-7 दिन 8 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसको माइनस करते हुए हमने 60 दिन की रणनीति पर चर्चा करनी है। और सबसे अहम बात है, ध्यान से मेरी बात को एक एक सुनिएगा आप लोग। अगर आज आपने लगभग 1 घंटे तक अगर लगभग मेरी इस बात को सुन लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और खासकर उन अभ्यर्थियों को जिनका अभी आरओ एआरओ परीक्षा में नहीं हुआ है। अभी आप जानते होंगे आरओ की परीक्षा आप सभी लोग दे के आए, हालांकि पेपर आसान आया था, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों के जो है पेपर नहीं सही हुए। और अगर आप डिकोड एग्जाम को फॉलो करते होंगे, आप मुझे फॉलो करते होंगे, तो जो कुछ हमने आपसे कहा था, जैसी रणनीति पर हमने चर्चा की थी, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोग को बताता रहता हूं, जानते होंगे, वहां पर भी सारी बातें सेम डिकोड वाली के मैंने बताई थी। अगर उन बातों को आपने फॉलो किया था, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इनफैक्ट बहुत सारे मैसेज आए कि सर आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने फॉलो किया, एक बड़ा बेनिफिट मिला और हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है। पीसीएस में भी अगर आपको डिकोड एग्जाम पर विश्वास है, हालांकि आरओ एआरओ में हमने 55 प्लस 45 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन इस बार चूंकि पीसीएस हम लोगों ने पहली बार शुरू किया था, और पीसीएस में भी जो हमारा बैच चल रहा है, जो रणनीतियां हमारी हैं, वो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली हैं। अभी मेंस का जो है आपका एग्जाम हुआ था पीसीएस का, वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न जो थे वो हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो एप्लीकेशन पर हमारे जो अलग अलग जो चीजें चलती हैं, वहां पर जो बैचेस चलते हैं, उनके क्लासेस चलती हैं, वहां से सीधे सीधे हमारे आर्टिकल के माध्यम से प्रश्न आपको देखने को वहां पर मिले थे। तो आज अल्टीमेटली हम लोग इस 60 दिन पर चर्चा करेंगे कि भाई 60 दिन में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज किस विषय के किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विषयवार रणनीति साथ अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात ठीक है 60 दिन पढ़ेंगे, लेकिन कितने घंटे पढ़ेंगे भाई, कितने आवर की आपकी स्टडी होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहता है। कई बार इसको लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में शंका रहता है, सर 5 घंटे पढ़ें, सर 8 घंटे पढ़ें, सर 14 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेरी इसमें रहती है। तो इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई कितने घंटे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी यानी कि टाइम मैनेजमेंट, ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। और प्री पास करने के लिए खास रणनीति, ऊपर जो जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो आपके प्री को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए सबसे अहम होने वाले हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा समय चैटियाने से हटा करके, बतियाने से छोड़ करके थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्टिविटी बना लीजिए। यकीन मानिएगा 1 घंटे के बाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग आपके भीतर आएगी और आप बड़ी शिद्दत के साथ जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के, बिना आपके समय का वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आरओ का एग्जाम आपने दिया होगा, नहीं होगा, और खास आरओ ही अगर आपका टारगेट होगा, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम पर अभ्युदय बैच के नाम से एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। आप चाहें तो 2026 में चूंकि आरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आप चाहें तो अभ्युदय बैच में एडमिशन लेकर के 2026 की वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, प्री प्लस मेंस दोनों कंबाइंड बैच चलेगा, हमारा साथ में चलेगा। इसके लिए नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप जो है क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई या कॉल का रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, धैर्य रखिएगा, कॉन्टेक्ट आपसे जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो दिए गए नंबरों पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और इस बैच को लेने के लिए डिकोड एग्जाम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा और 5 अगस्त से आप इस बैच को ले सकते हैं। मतलब एडमिशन स्टार्ट हो गए, लेकिन क्लासेस हमारी 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बात, चलिए अब आते हैं हम पीसीएस की स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक और एक एक बात को आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। हृदय सर ने क्या कुछ बताया था, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आपका मेरे पर विश्वास होगा, डिकोड परिवार पर पूरा भरोसा होगा डिकोड एग्जाम पर, तो उसी भरोसे को कायम रखते हुए आपको आज रणनीति बनानी है, करनी है, ठीक है। नंबर 1 बात, कितने दिन शेष बचे हैं भाई?
यूपीपीसीएस प्री 2025 को जो है होने में 60 दिन, यानी कि 12 दिन स्टार्टिंग के, 11 दिन हम छोड़ दे रहे हैं अक्टूबर वाले, ठीक है। अक्टूबर माह को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल काउंट कर रहे हैं एक तरीके से अगस्त और आपके एक तरीके से सितंबर को, 2 महीने मतलब 60 दिन एक तरीके से, ठीक है। इस 60 दिन को हमें क्या करना है, इसके लिए सिंपल सी बात है भाई, 60 दिन है यानी कि आपको डे टू डे स्टडी करनी है, डे टू डे, और अपने हर दिन को आपको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। किसमें? 4 पार्ट में। ये सेम चीज हमने आपको आज के 2-4 महीने पहले आपको बताई थी, 35 दिन की रणनीति जो हमने बताई थी उसी में हमने आपको बताया था। तो अब क्या करना है, अपने पूरे इस पार्ट को आपको 4 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि 4, तो 4 भाग में अगर डिवाइड करना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर जॉब नहीं करते हैं तो क्या करिए, 2 into 4 यानी कि 2 चौके 8 घंटे की स्टडी आपको डेली करनी है। अगर आप कर पाते हैं, हो सकता है कि आप ना कर पाए, आप चाहें तो इसको 1.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1.5 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा कर लीजिए, बल्ले बल्ले है, लेकिन एवरेज जो है अगर आप अभी से 8 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। नहीं अगर कम हो रहा है तो आप इसको क्या करिए, आप इसको आधे घंटे कम कर दीजिए, तो ये आपका 1.5 into 4 कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 घंटे अप्रॉक्स हो जाएगा आपका लगभग, ठीक है। तो या तो 6 घंटे या 8 घंटे, 8 घंटे से ऊपर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि 8 घंटे से ऊपर दिमाग में जाता वाता है नहीं, कहने वाली बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन 8 घंटे, 6 से 8 घंटे एक जो है एक मानक समय है, मानक आवर है, आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, या 8 आवर या आप 6 आवर, ठीक है। अब इसी को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला जो घंटा होगा, यानी कि अगर मैं पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉर्निंग, फिर आपका जो है आफ्टरनून मान लीजिए, ठीक है, आफ्टरनून, ठीक है, फिर इवनिंग, ठीक है, और फिर नाइट, यही ना हो गया 4 पार्ट। मॉर्निंग और आफ्टरनून में आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको टेस्ट 3 लगानी है मॉर्निंग में, सबसे पहला काम, क्योंकि ये बड़ा बोरियत वाला काम होता है, आपको इसी में जो है चीजें करनी होती हैं। टेस्ट 3 लगाइए, टेस्ट 3 लगाते समय देखिए कहां कहां पर आपने प्रश्नों को गलत किया है, कहां पर आपने प्रश्नों को सही किया है, कहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। उन सभी प्रश्नों को, उन सभी टॉपिक को जहां नोट कर लीजिए और उन टॉपिक को दिए गए प्रश्न की व्याख्या से आप जो है इसको मैच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, या फिर रेफरेंस बुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से क्या करिए, उसको क्लियर कर लीजिए। तो पहला भाग आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको आईना दिखाएगा कि आप कितने पानी में हो। उसके अलावा फिर दूसरा भाग आपको क्या करना है, पीवाईक्यू से करना है, ठीक है। मॉर्निंग में आपने ये कर लिया भैया, ठीक है। अब क्या करिए आफ्टरनून में, मतलब दोपहर से पहले, 12 से पहले या 12-1 बजे तक, लंच से पहले ओवरऑल, ठीक है। आपको पीवाईक्यूज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, सबसे अहम है, अभी आपने आरओ का एग्जाम दिया, मैं चीख चीख करके चिल्ला करके मैंने कहा था कि भाई अगर आपको आरओ का एग्जाम देना है तो आपको पीवाईक्यूज लगाना है। एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था पीवाईक्यूज में आपको, अगर आप आरओ की परीक्षा दे रहे हैं तो ना सिर्फ आपको समीक्षा अधिकारी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना है, अपितु आपको पीसीएस में आए हुए प्रश्न पत्रों को भी हल करना है, याद कर लीजिएगा। और जो व्यक्ति इस काम को करने गया होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके 140 क्वेश्चन से कम सही नहीं हुए होंगे, पक्का है, कंफर्म है, हिंदू सबको मिला करके ओवरऑल, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पीवाईक्यूज किसका लगाना है, पीसीएस का पीवाईक्यू लगाना है, एक बात। और आपको यूपीएससी के भी 10 सालों के पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है, यूपीएससी के भी। ध्यान रखिएगा, अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आरओ का पीवाईक्यूज प्लस पीसीएस का पीवाईक्यूज, और अगर आप जो है पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज प्लस यूपीएससी का पीवाईक्यूज। आप कहेंगे सर इनमें प्रश्नों में अंतर होता है, मैं देखो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पीसीएस का भी आजकल प्रश्न आ रहा है, और कई बार क्या होता है यूपीएससी में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और कई बार तो हुबहू प्रश्न जो है पीसीएस में आपके पूछ लिया जाता है। तो अगर 2, 4, 6 प्रश्न भी अगर आपको ऐसे मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक। एक बात, ठीक है। तो यहां पर क्या काम करना है, पीसीएस के पीवाईक्यूज, यूपीएससी के पीवाईक्यूज, और प्लस एक काम आप और कर सकते हैं जो सबसे निर्णायक साबित आपके लिए हो सकता है कि हाल फिलहाल में आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी एग्जाम कराए होंगे, उन एग्जाम में अगर सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज का प्रश्न पत्र रहा होगा, उसके प्रश्नों को भी हल कर लीजिएगा। अगर यह काम भी कर लेते हैं आप तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। ये काम एक एक चीज पॉइंट नोट करते हो जाइएगा, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। 6 से 7 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे, किसके, जो आयोग ने अभी हाल फिलहाल में अपने एग्जाम कराए होंगे।
चाहे अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हो गया है, उसके प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा, उसके पहले स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ, उसके पहले और का एग्जाम हुए हैं, तो उन सभी के जीएस के प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, ये काम, ठीक है। तो ये अब दोपहर तक का काम आपका होगा टास्क, ठीक है। अब आ गया शाम हो गई, आप खाना पीना खाए, आराम आराम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नींद भी लेना जरूरी है आपके लिए, है ना, रिलैक्स होना जरूरी है, तो आप सो लिए, ठीक है। अब आप उठाइए क्या, घटना चक्र पूर्वावलोकन। आप जानते होंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन मार्केट में आती है, कई जो है क्या कहते हैं एग्जाम्स के उसमें क्वेश्चन होते हैं, आप उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, रणनीति बनाने ली है कि घटना चक्र के इतने पेज को या इतने चैप्टर को हमें इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि घटना चक्र पढ़ना अपने आप में क्या होता है, एक बड़ा टास्क होता है अपने आप में। तो आप पेजेस वाइज इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि भैया 70 पेज हमको खत्म करने हैं। पॉलिटी, एनवायरमेंट और साइंस छोटे छोटे होते हैं, इसके लिए आप क्या करिए, 5 दिन का समय ले लीजिए, और जो बड़े सब्जेक्ट आपके हैं जैसे आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, इसके लिए 8 से जो है 9 दिन आप या 8 दिन आप मान सकते हैं, ठीक है। 8 दिन मान लीजिएगा, तो 8 दिन ज्योग्राफी, 8 दिन आपका हिस्ट्री और 5 दिन आपका एनवायरमेंट, पॉलिटी और साइंस, ठीक है ना, हो गया, समझ में आ गया। चलो अच्छा, इसके अलावा यहां पर मैंने आपको लूसेंट ऑब्लिक में लिख दिया है। भाई साहब बात ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम पीसीएस का कोई भी दे रहे होंगे, लूसेंट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आरओ का एग्जाम हुआ, मैंने आपसे कहा था घटना चक्र पूर्वावलोकन, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू और लूसेंट। आरओ में मैंने कहा था भाई इसको करके जाना ही जाना है। लूसेंट पर अंतिम मैंने 20 दिन आपको खूब जोर दिया था पीवाईक्यूज पर, याद कर लीजिए आप लोग, अगर आपको मेरी बातें ध्यान होगी तो अगर लूसेंट आपको करके जाना है, सामान्य अध्ययन की जो कंबाइंड लूसेंट आती है उसको आपको करके जाना है, लेकिन ये काम आप सबसे लास्ट में कर सकते हैं, 15-20 दिन जब बचेगा तो लूसेंट से आप कर लेना है काम इसको। ये जितने फैक्चुअल डेटा है प्लस मिसलेनियस जो विविध का सेक्शन आपका आता है वो आप यहीं से लूसेंट से कर सकते हैं। जो टेबल की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको कर लेना है, प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आपके इकोनॉमिक्स आप लूसेंट से कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्रोत सबसे बढ़िया क्या है आपका, प्री के लिए खासकर लूसेंट है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर हो गए आपके, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो टेबल की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो देख लेना है आपको, इकोनॉमिक्स सारी देख लेना है आपको, फैक्चुअल डेटा के रूप में ज्योग्राफी में जो टेबल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उनको देख लीजिएगा, तो इससे एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरे भाग में ये काम करना है, और चौथे भाग में क्या काम करना है आपको, रेफरेंस बुक और डिकोड पीसेस का क्रैश कोर्स हमने कराया था वो भी कर सकते हैं, या डिकोड एग्जाम का बैच आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो उसके वीडियो जैसा भी आपको नोट्स वगैरह जो भी मिल सकते हैं, इस पर आप ऑब्लिक करके नोट्स भी लिख सकते हैं, अगर कोई आपके पास नोट्स है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा भाग, जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो समझ में ना आ रहा हो, उसको नोट कर लीजिएगा, और जब रेफरेंस बुक शाम को रात में पढ़िएगा तो यह टॉपिक यहां से पढ़ लीजिएगा। या हो सकता है कि जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो पीवाईक्यूज लगाते समय भी ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, उस समय आप फिर क्या करिएगा, उसको बाद में रात में जब पढ़िएगा तो इंटरनेट या जो भी आप बुक आपके पास किताब होगी, स्टैंडर्ड किताब होगी, उससे आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये 4 काम आपको इस तरीके से करना है, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप 8 घंटे या 6 घंटे की स्ट्रेटजी बनाइएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं या नॉर्मल बाहर रह के तैयारी करते हैं। इन केस अगर आप जॉब जो है करते हैं तो टाइम सिंपल सी बात है कम होगा, तो आप क्या करिए, 3 से 4 घंटे की स्ट्रेटजी बना लीजिए, और जिस दिन आपकी छुट्टी हुआ करे उस दिन कम से कम 8 से 10 घंटे जो है आप पढ़िएगा। और जिस संडे को 10 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, 8 से 10 घंटे, या जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आप पढ़ सकते हैं, आराम से पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो आप जॉब करते होंगे तो चीजों को कर सकते हैं, और आप जॉब करते हैं तो एक काम करिएगा, जैसे कोई पेज है, फॉर एग्जांपल ये पेज है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या काम किया, आपने फोन उठाया, इसकी पिक क्लिक की, ठीक है। ऐसे कई सारे पेजेस की आपने पिक क्लिक कर ली, और फिर इसको क्या किया आपने, कैम स्कैनर से क्या किया, एक एप्लीकेशन होता है उससे आपने क्या किया, इसका पीडीएफ बना लिया और अपने फोन में रख लिया इसको। जब आप जा रहे हो, कैब में हो आप, बस में हो आप, ऑफिस में हो, लंच हो गया हो आपका, टी ब्रेक हो गया हो, फोन अपना उठाया और सारे पीडीएफ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काम भी आप कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आप में। या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे जब आप पीवाईक्यूज को करते रहिएगा तो क्या काम करिएगा, पीवाईक्यूज करते समय, टेस्ट सीरीज करते समय या घटना चक्र लगाते समय जो फैक्ट आपको लगेगा कि ये आप भूल सकते हैं, उसको आप क्या करिएगा, छोटी सी बगल में डायरी रखिए, उसी में नोट करते हुए चले जाइएगा। तो ये काम क्या होगा कि आपके प्री आते आते एक बढ़िया सा नोट आपके लिए बड़ा अच्छा सा रेडी हो जाएगा।
बिना मेहनत के खास, ठीक है। ये नहीं कि सब उतारने लग जाओ, क्योंकि 2 महीना बचा है, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। लेकिन उन फैक्ट को जिनको लगता है कि आप भूल सकते हो, तो ट्रिक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आप एक बगल में डायरी लिखिए, वहीं पर आप नोट करते हुए इसको चले जाइए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसी टाइप में आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। यह सबसे अहम है इस पूरे आज की वीडियो में। यह अगर आप कर ले गए जो आज मैंने आपको बताया है, यकीन मानिएगा एक जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, अब यहां पर सबसे ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, सारी बातें आप समझ गए, ठीक है। लेकिन अब आपको विषयवार, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अब विषयवार हम लोग रणनीति बनाएंगे कि किस विषय कितने प्रश्न आते हैं, और सब्जेक्ट वाइज हमें अब क्या करना है, फोकस करना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स क्या है, जस्ट एक लाइक जुआ। मैं इसको प्रीलिम्स को मैं जुआ ही बोलता हूं। जुआ कैसा? जिसके पास दिमाग है, जिसके पास स्मार्टनेस है, वही प्रीलिम्स को क्या करेगा, क्रैक कर लेगा। बहुत पढ़ते हैं आप और आप सोचते हैं कि बहुत पढ़ने से प्री हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर स्मार्ट तरीका, हार्ड वर्क से ज्यादा आपको क्या, आप सोचते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे तो आप जो है क्रैक कर ले जाएंगे, प्री नहीं। हार्ड वर्क से ज्यादा आपको फोकस करना है किस पे, आपको स्मार्ट वर्क पर। और स्मार्ट वर्क क्या होगा, एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर। मैंने आपसे यहां पर पहले मैंने आपको यहां पर पीवाईक्यूज क्यों लिख दिया है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज को लगाओगे तो आपको यह मोटा मोटा आइडिया लगता हुआ चला जाएगा कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं पर आप क्या करिएगा, नोट करिएगा। पीवाईक्यू जब आप लगाइएगा तो नजर रखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक बात और खास, सबसे अहम, 2024 का जो आपका पीवाईक्यू है ना भाई साहब, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ठीक है। आज जो है एक मजा आएगा आपको समझने में सारी बातें। 2024 का जो आपका जो पीवाईक्यू है ना, उसको आपको जरूर लेके, मतलब पीवाईक्यू का जो भी पेपर हुआ था 2024 वाला, 2024 में आप एक बात देखिएगा, नोटिस करिएगा कि आखिर वो कौन से पॉइंट थे जो लगातार पूछे जा रहे थे लेकिन 2024 में नहीं पूछे गए हैं। और अगर एक्स नाम का टॉपिक, क्या एक्स नाम का कोई टॉपिक जो लगातार किसी ना किसी वर्ष पूछा जा रहा था लेकिन 2024 के प्रश्न पत्र में वो प्रश्न नहीं आया था, दैट मींस कि 2025 के प्रीलिम्स में उस प्रश्न के आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे टॉपिक को या ऐसे प्रश्नों को क्या करिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा। ये सब बहुत, यही स्मार्ट तरीका है, इसको काम करिएगा, बड़ा जबरदस्त फायदा आपको इससे मिलेगा, ठीक है। आइए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि ये देखिएगा, अच्छा आइए अब यहां पर आइए, अब देखते हैं कि जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर हमने यहां पर एक छोटी सी एनालिसिस की है कि किस विषय से कितने कितने प्रश्न आते हैं, और इसी के आधार पर आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। इस विषय के बारे में आगे मैं चर्चा करूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप एक काम कर सकते हैं, 4 विषय, ऐसे कोई 4 विषय, क्या ऐसे कोई 4 विषय जो आपके, जिस पर आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ऐसे कोई 4 सब्जेक्ट जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके लिए आसान है कि या आप जिसमें आपकी पकड़ जबरदस्त तरीके से है, उन 4 विषयों को क्या करिएगा, कोर विषय बना लीजिएगा, कोर सब्जेक्ट। इस बात को मैं अक्सर बोलता रहता हूं आपसे हर स्ट्रेटजी में कि कोर विषय आपके होने चाहिए। यानी कि अगर कोई 4 सब्जेक्ट है, जैसे मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग ये 4 सब्जेक्ट आपके, जैसे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस और एनवायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट मैं मान लेता हूं कि इसे आप क्या करते हैं, कोर सब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं कि इस पर आपकी पकड़ जबरदस्त होगी। तो अगर आप देखेंगे तो अगर माना कि इसमें से 28 प्रश्न अगर करंट अफेयर्स के आते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 28 के 28 नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 25 करेंगे, 24 करेंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ऐसे सब्जेक्ट पर कोर जो आपने बनाए उसमें 100% प्रश्नों को आप हल कर पाए, ना कर पाए तो कम से कम 2-3 प्रश्न जो है आप उसमें प्लस माइनस कर ले जाएं, ठीक है, माइनस कर ले जाएं। ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आपको लगते हैं कि यार ये विषय मुझे कठिन लगता है, जैसे आपको लगता है कि हिस्ट्री कठिन है, इसको अलग रख लीजिएगा कि भाई अगर हिस्ट्री में अगर 23 प्रश्न आएंगे तो हमको हिस्ट्री इतना अच्छे से तैयार कर लेनी है कि अगर 23 ना कर पाए तो कम से कम हम 15 प्रश्न जो है, 14 प्रश्न, 16 प्रश्न हम कर पाए, ठीक है, एवरेज हमारा रहे मार्क्स इसमें। ये ना रहे कि हमें हिस्ट्री नहीं आती है तो 23 के 23 प्रश्न हम ना कर पाए, या 23 में हम 4 ही प्रश्न कर पाए, 5 ही प्रश्न कर पाए, ऐसा नहीं करना है। कोर सब्जेक्ट के प्रश्नों को आपको 100% हल करने का कोशिश करना है, और जो कोर सब्जेक्ट से जो अलग जो विषय बचेंगे आपके, माना कि इतने विषय बनते हैं, इनमें आप क्या करिएगा, एवरेज मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। आप इनको भी बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब देखो,
अब विगत वर्षों के आधार पर देखिए कि किस विषय से कितने प्रश्न आपके आए हुए हैं, अब इस पर देखते हैं ध्यान। ठीक है, करंट अफेयर्स पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वो होता है आपका किसका, करंट अफेयर्स का। और मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स आप लोग क्या करते हैं, सबसे बाद में पढ़ते हैं। आंख वाली मैगजीन, कान वाली मैगजीन, नाक वाली मैगजीन, ये मैगजीन तो ये सार तो वो सार तो ऐसा तो वैसे एग्जाम मैगजीन सब अच्छी है, घटना सार भी अच्छी है, आय दृष्टि आप लोग पढ़ते हैं वो भी अच्छी है, हम लोग कराते भी हैं इनफैक्ट हम लोग उस पर। लेकिन यार देखो एक बात ध्यान रखना, वो काम क्यों करना कि लोड लेना एकदम से बिल्कुल सर पे। अगर आप कोई काम लगातार करते हैं तो उसमें आपकी पकड़ जबरदस्त होगी, बढ़िया होगी। और चूंकि करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके न सिर्फ पीसीएस के प्रीलिम्स में होता है, बल्कि अगर आप मेंस का एग्जाम देंगे आप मेहनत करेंगे तो मेंस में पेपर सेकंड आपका, इनफैक्ट पेपर फर्स्ट में आपका, आप मान लीजिए पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया आपका, इंडियन सोसाइटी का सेक्शन आप क्या हो गया, ठीक है। पेपर सेकंड पेपर थर्ड टोटली करंट ओरिएंटेड ही है आपका, प्लस यूपी स्पेशल में करंट के इतने सारे, और इसके बीच में गवर्नेंस आपका और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब करंट ओरिएंटेड ही आती हैं। तो करंट अफेयर्स न सिर्फ आपको प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है बल्कि मेंस में ही पढ़ना है और डिटेल्स में पढ़ना है। तो क्यों ना हम करंट अफेयर्स को डेली पढ़ें, और डेली पढ़ने के लिए डिकोड एग्जाम पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, आप सब लोग देखते होंगे। यूपीएससी में हमने कराया था, हमने करंट अफेयर्स जो कराया था, यूपीएससी के जो एग्जाम आपकी अभी हाल ही में हुआ था उसमें 16 प्रश्न जो है हमारे आए हुए थे, आपने देखा होगा, मैंने विद प्रूफ आपको दिया था, विद प्रूफ। तो आप देखेंगे कि यहां पर चीजें आपको देखो नजर आएंगी। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में 28 से 30 प्रश्न आते हैं, एवरेज मैंने 28 ले लिया कि 28 प्रश्न आएंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आते हैं और इसको आप क्या करते हैं, सबसे अंत में करते हैं। यही आपकी क्या होती है, सबसे खराब रणनीति होती है पीसीएस के मामले में और यूपीएससी के मामले में भी। ये नहीं करना, ये आपको दैनिक रूप से करना है। डिकोड एग्जाम पर मैं खुद करंट अफेयर्स डेली कराता हूं, फिलहाल अभी नहीं आ रहा है 11 के एग्जाम की वजह से। अब ये रक्षाबंधन के बाद जो है आपको फिर से पुनः से जो है आपको एक नए क्लेवर में करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी इसमें मैं कई सारे आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ कराता रहता हूं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी लगभग 15 से 20 प्रश्न, 17 से 20 प्रश्न आते ही आते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन एवरेज हमने 20 रख लिया है। साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 18 प्रश्न, और एनवायरमेंट से 13 प्रश्न, यूपी स्पेशल से लगभग 12 प्रश्न, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न, हिस्ट्री से 23 प्रश्न आपका, इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न, और विविध से हमने रख दिया 6 प्रश्न, और बाकी सेंसस वगैरह भी 2 4 6 प्रश्न आपके सेंसस के आ जाते हैं, वो सब इसी में हमने ऐड कर दिए, विविध वाले में हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे आपके 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, अब इसी के आधार पर आपको रणनीति बनानी है। सबसे बड़ी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप स्टार्टिंग के इन 4 विषयों को भी कोर विषय बनाते हैं कि हमको सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पर करना है, देखो इसको तो आपको रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पर तो आपको रखना है इसको 1 पर। बाकी जो 3 विषय बनेंगे वो 3 विषय आप चाहे तो इन 3 विषयों को रख ले कोर में, या चाहे तो इन 3 को रख लें, या इन 3 को रख लें, जैसा आपको उचित लगे आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। लेकिन करंट अफेयर्स को नंबर 1 पर रखना ही रखना है आपको, एक बात। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आप कोई विषय 4 विषय लिख सकते हैं कोर विषय के रूप में कि भैया इन कोर विषयों पे हमको 60% प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप ये 4 विषय देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं 4 विषयों से आपके प्रश्न कितने हो जाएंगे, 79 प्रश्न आपके इसी से हो जाएंगे, 79 प्रश्न। ये हो जाएगा आपका टोटल 79 प्रश्न, ठीक है। इतना जो बचा आपका प्लस ये बचा, इतना क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 क्वेश्चन, इतना कितना हो जाएगा 71 क्वेश्चन प्लस 71 क्वेश्चन, ठीक। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, देखो अगर आज मेरी बात को आप समझ गए, यकीन मानिएगा आपको एक जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये 1 2 3 और 4 इतने सही आपके क्या हो जाएंगे, 79 प्रश्न जो है आपके हो जाएंगे क्या सही, मतलब 79 प्रश्न इससे आएंगे, इतने से। इसके अलावा इतने से आपके कितने आएंगे, इतने से आपके आएंगे लगभग जो है 71 प्रश्न हो रहे हैं, 71 प्रश्न, 9 1 10 और 1 15, मतलब 150 प्रश्न हो गए। अब देखो हम मान के चलते हैं कि 79 प्रश्न जो आपके इससे 4 विषय से आए हैं, आप 79 नहीं कर पाएंगे, आप सिंपल सी बात नहीं कर पाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें से आप जो है 60 प्रश्न कर पाएंगे, 60, 30 माइनस कर देते हैं हम, 60 प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। और जो ये 71 प्रश्न है जो कि आपके यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विविध से बचते हैं, इनमें से इन 71 प्रश्नों में से मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रश्न कर लेंगे, कितने कर लेंगे, 30 कर लेंगे, एक तरीके से कितने कर लेंगे, 30 कर लेंगे, इतने से 30 कर लेंगे, ठीक। ये देखो तो कितना हो गया, 60 और प्लस 30 कितना, 90।
90 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से जो है इस स्ट्रैटेजी के फॉर्म में आप कर सकते हैं। अब कोर जो विषय मैंने बताया है, आप चाहे तो इनमें से कोई कोर्स विषय बना सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो तो आप साइंस को हटा करके यहां पर ज्योग्राफी रख सकते हैं। एनवायरमेंट वीक लगती है, आप चाहे तो इसमें से कोई विषय अन्य विषय ले सकते हैं। ये आपके ऊपर मैटर करेगा कि आप इन 3 विषयों में कोर विषय के रूप में क्या रखते हैं। करंट तो आपको रखना है एक विषय के रूप में, बाकी 3 आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। तो ये अगर रणनीति आप बनाएंगे तो चीजें आप क्या कर पाएंगे बेहतर। अब ये 90 आ रहा है, लेकिन 90 प्लस आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। ये मैंने मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। हालांकि कट ऑफ 90 प्लस बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन फिर भी आप 90 प्लस का टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आइए आगे, अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, ओके डन सर, लेकिन इन विषयों में अब हमें किन किन टॉपिक पर नजर रखना जबरदस्त तरीके से। देखो, पढ़ना तो आपके सभी टॉपिक को है, लेकिन आज जो मैं सब्जेक्ट वाइज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि भाई अब किस किस विषयों के किस किस टॉपिक पर आपको खास जोर देना है, उन पर नजर एक बार डाल लेते हैं। और जो आज मैं टॉपिक आपको हर विषय के बताने वाला हूं, इन विषयों के हर एक टॉपिक पर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। पढ़ना सब है आपको, नो डाउट, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं टॉपिक कि भैया इन टॉपिक से प्रश्न खूब पूछते हैं, उनको आप पर विशेष फोकस करना है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर्स आप जानते होंगे कि योजनाएं जो होती हैं, क्या जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, उन योजनाओं पर प्रश्न जो है क्या होता है, खूब प्रश्न पूछा जाता है। और पुराने योजनाएं 2001, 2002, ठीक है, 1915-16 तक की भी योजनाएं पूछ ली जाती हैं। तो योजनाएं जो कि चर्चा में रही हैं, खास योजनाएं रही हैं, उनके बारे में आप पुराने भी देख लीजिएगा। बाकी 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका सबसे होता है महत्वपूर्ण, लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए आप 1 साल के करंट अफेयर्स पर अपनी नजर दौड़ा लीजिएगा। यह ना रहे कि 7 से 8 महीने का ही पढ़ के गए और आपका मामला बिगड़ गया। यह गलती आपको क्या करनी है, नहीं करनी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस पर प्रश्न आ गया सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें। सिंपल सी बात है, आप मंथली कोई मैगजीन पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन डिकोड एग्जाम पर जो मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स कराता हूं, उसको आपको जरूर देखना है, एनी हाउ देखना है, क्योंकि वह करंट अफेयर्स ना सिर्फ प्री के लिए बनाता हूं बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बनाता हूं। करंट अफेयर्स कराते समय आपको मैं इंपॉर्टेंट टास्क भी देता रहता हूं कि भाई आपको यह चीजें तैयार करनी है। करंट अफेयर्स पढ़ते समय मेरा जीएस का सेक्शन भी रेडी हो जाएगा, मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम भी आपका जो चलता है उसमें भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के पॉइंट्स भी आपको मैं मेंशन करता हूं, और एक प्रश्न आपको मैं मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस के लिए देता हूं, और एक प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं। इतना कराता हूं मैं आपको, 30-40 मिनट में आपको एक बड़ा बेनिफिट जो है मिल जाया करेगा, ठीक है। अगस्त से वो क्लास हमारी करंट अफेयर्स की स्टार्ट हो जाएगी। आज से सोच लीजिए कि रक्षाबंधन के बाद, क्या रक्षाबंधन के बाद आपको हृदय सर के डिकोड एग्जाम पर एटीएम वाली क्लास आपको नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। सुबह जग पाते तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगी अपने आप में, ठीक है। ये काम तो डिकोड एग्जाम का वीडियो मॉर्निंग वाला, और प्लस आप जो मैगजीन पढ़ते होंगे आप उसको मन से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप मेरा ही फॉलो कर लीजिएगा। अंत में जो साल की कोई एक मैगजीन आएगी उसको फॉलो कर लीजिएगा, बस इतना करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आते हैं विज्ञान विषय पर। विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भौतिक, जो आप इसमें बायो है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं ना, एक होता है आपका क्या, आपका एक होता है आपका जो है बायो, ठीक है, और एक होता है आपका फिजिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका केमिस्ट्री, है ना, यही तो होता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, बायो पर। बायो में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर फोकस करना है किस पे, फिजिक्स पर, और फिर इसके बाद फोकस करना है किस पे, आपको केमिस्ट्री पर, ठीक है। एक बात, फिजिक्स में जो आपके उदाहरण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उस पर आते हैं प्रश्न, ठीक है, चाहे वो सरफेस टेंशन का हो, किसी तत्व का हो, या कोई भी हो, जो उदाहरण एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इस पे खूब पूछे जाते हैं। तो हमने यहां पर इतने टॉपिक को यहां पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट रखा है कि भैया इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इतने ही नहीं पढ़ के चले जाइएगा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी चैप्टर जो बचे होंगे वो आपको पढ़ के जाना, लेकिन इन विषयों पर आपको पकड़ जबरदस्त बनानी है। जैसे कि आपका सदिश एवं अदिश राशियां हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ध्वनि की चाल ध्वनि तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगों पर खूब प्रश्न पूछता है, सदिश अदिश राशियों पर हर साल प्रश्न पूछता है, उष्मा का संचरण, चालन संवहन विकिरण पर हर साल प्रश्न पूछता है, उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स जो नियम दिए गए हैं उनको पढ़ना है, प्रकाश का पूरा चैप्टर, लाइट का, इसमें प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, लेंस आपके, दर्पण आपके, बहुत कुछ आता है इसमें। तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है, इसको पढ़ना है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, केशुकत्व, इस पर खूब प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्रत्यावर्ती धारा,
ट्रांसफार्मर, डायनेमो, ये 3 टॉपिक तो आपके सबसे फेवरेट टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज और बाकी चीजें इसके बारे में जो होती हैं, इतने टॉपिक आपके बड़े फेवरेट हैं पीसीएस के, जहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है। इनको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विज्ञान में आएगा एक टॉपिक आपका आएगा केमिस्ट्री का। इसमें नाव के विखंडन और नाव के संलयन पर आपने देखा होगा अक्सर यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इन पर आपको जबरदस्त पकड़ बनानी है, ठीक है। अम्ल, क्षार एवं लवण बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 7th 8th क्लास से आपको उसको पढ़ते आ रहे होंगे, इनको पढ़ना है। ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बड़ा कॉमन सा विषय, 7वीं 8वीं से भी आप इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल और एवं उनके उपयोग एवं उनके प्राकृतिक स्रोत और प्लास्टिक एवं रबड़, यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपकी केमिस्ट्री में। इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और प्लस कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनका केमिकल जो फार्मूला होता है उसको भी आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है, उसको भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए आइए बायोलॉजी। अब इसमें बायो का सेक्शन इंपॉर्टेंट है और बायो के सेक्शन में कोशिका संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम आपका, ठीक है, और अन्य बहुत प्रकार की चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और जो भी इसमें पार्ट आएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, ठीक है, सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ये पढ़ना। पादप हार्मोन, बहुत प्रश्न पूछता है पादप हार्मोन में, पादप हार्मोन क्या होते हैं, किसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको इसमें देखनी है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम खूब पूछा जाता है, कौन सा अम्ल जो है पचाने में खाना काम आता है, कौन सा अम्ल किस अंग से निकलता है, क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, तो ये चीजें इसमें पढ़नी है। प्रजनन तंत्र खूब इंपॉर्टेंट है। विटामिन डिजीज, इस यहां पर जो है आपका जो है क्या होता है, खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन और डिजीज पर, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। चाहे जो कोई भी विटामिन हो, विटामिन ए जैसे जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, देखो अभी आरोप भी आया हुआ था आपके, ठीक है, और किस विटामिन का क्या नाम है, किसमें क्या प्रयोग होता है, किस कमी से क्या रोग हो जाता है, ठीक है। डिजीज, सारे डिजीज के नाम, उनके बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है, किस रोग को खत्म करने का टारगेट सरकार ने रखा है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, ये सब प्रश्न आता है ना, नोट कर लो मेरी एक एक बात को, ठीक है, डायरी में। हार्मोन्स खूब प्रश्न पूछता है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स, फीमेल्स हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, किसमें क्या क्या रोल होता है वो, प्लस डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपका खूब प्रश्न पूछता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट आपके छूट गए हैं, इसको भी नोट कर लो। जैसे ब्लड का चैप्टर छूट गया आपका, क्या, ब्लड का चैप्टर नोट कर लो, क्या, ब्लड का चैप्टर सबसे खूब प्रश्न पूछता है। और एक चैप्टर छूट गया था इसमें, मस्तिष्क वाला, मस्तिष्क का, यहां पर भी जो क्या होता है खूब प्रश्न पूछते हैं, जैसे अभी आरओ में प्रश्न पूछा गया था। मस्तिष्क के जितने पार्ट हैं वो आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, कौन सा छोटा पार्ट, कौन सा बड़ा पार्ट, किस पार्ट का क्या रोल होता है, ठीक है, माइंड में। तो ब्लड और मस्तिष्क का चैप्टर जो आपका है, इसको भी आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, ये छूट गया था, ठीक है, याद रहेगा। तो इतने चैप्टर आपको हर हाल में अच्छे तरीके से क्या करने हैं, पढ़ के जाने हैं, आपको बिल्कुल भी आपको स्किप इसमें नहीं करना है, ठीक है, ओके। और इसी में आप चाहें तो एग्रीकल्चर को ऐड कर लीजिएगा बॉटनी वाले सेक्शन में, उसमें जो महत्वपूर्ण जो पादप रोग होते हैं, क्या, पादप रोग, प्लांट्स डिजीज जो होती है, पादप रोग, ठीक है, उसको भी आपको क्या करिएगा, इस हाथ लगे हाथ इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से पादप रोग होते हैं, अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से तत्वों से पादप में संबंधित रोग पाए जाते हैं, जैसे अभी आरओ में पूछा गया था ना कि नाइट्रोजन कमी से क्या होता है, पत्ते पीले कैसे पड़ जाते हैं, क्या पत्तियां झड़ कैसे जाती हैं, कौन सा रोग कैसा होता है, तो ये सब चीजें भी आप इसी में एग्रीकल्चर के सेक्शन को भी बॉटनी वाले में इसी में ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए पॉलिटी, सबसे पॉलिटी की तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर आपके हैं, मतलब कि संविधान के स्रोत के अलावा जो 3 चैप्टर हैं, जैसे आपका ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड नीति निषेध तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल जो है आपका 32, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल आपका 32 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपका आर्टिकल 46, 47, 48, फिर बाकी अलग अलग आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो, और प्लस इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सबसे अच्छे से रेडी करना है।
प्लस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खूब प्रश्न पूछता है। इस बार आपके उपराष्ट्रपति पर भी प्रश्न बनना डैम श्योर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस बार छाए हुए हैं, है ना समाचार पत्रों में। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अरे यार क्या हो गया, उपराष्ट्रपति, लो लिख दे रहा हूं मैं, ऑब्लिक उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति आपके प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में जितने भी महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, संसदीय कार्यवाहियां जो होती हैं, संसद पर विशेष जो अधिकार होते हैं, राज्यसभा की सीटें और बाकी जो चीजें होती हैं, वो सब आपको, यानी कि पार्लियामेंट का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट नजर आएगा। अगर इन 3 चैप्टर के अलावा अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है संसद का चैप्टर और प्लस प्रेसिडेंट का चैप्टर। ठीक है, और प्लस पंचायती राज का चैप्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। प्लस महत्वपूर्ण समितियां मैंने बता दिया, राज्यपाल, गवर्नर चर्चाओं में भी रहे हैं इधर और इंपॉर्टेंट भी है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें जजों के अधिकार क्या होते हैं, किससे इनकी नियुक्ति होती है, किससे इनको हटाया जा सकता है, इनके वेतन एवं भत्ते कहां से आते हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लस वित्त आयोग और लोकपाल खूब प्रश्न पूछता है, फाइनेंस कमीशन पर खूब प्रश्न पूछता है, संविधान का संविधान संशोधन जो अलग अलग संशोधन हुए हैं वो उनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, प्लस आपातकाल, आपातकाल में आप जानते होंगे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 खूब पूछता है। SC ST आयोग खूब पूछता है। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज वाले में, ठीक है, इसमें आपकी जो भी आर्टिकल 72, 73 अमेंडमेंट हुआ है वो, प्लस GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और मिलान के रूप में कई बार प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन पर खूब प्रश्न आपको पढ़ना है, अच्छे से रेडी करना है। इसके अलावा उपरोक्त विषयों पर आधारित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि जो भी इन टॉपिक ऊपर हैं दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक पर बेस्ड जितने भी आर्टिकल होते हैं उनको आपको पढ़ना। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है, राष्ट्रपति का कोई अधिकार है, वह अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया सकते किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें इन्हीं विषयों पर आधारित आपको तैयार कर लेनी है अनुच्छेद के रूप में। ठीक है, प्लस समसामयिक विषयों पर आधारित टॉपिक, यानी कि पॉलिटी चूंकि करंट ओरिएंटेड होता है, तो हाल फिलहाल में नया कोई संशोधन किया गया होगा, नया कोई बिल पारित किया गया होगा, या कुछ अन्य चीजें हुई होंगी, तो वो आपके करंट में आएंगी। इसलिए पॉलिटी में आपको करंट पर खासा जोर देना है। ओके, याद रहेगा ना। चलिए, साइंस में भी यह काम करना है। कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नए, जैसे चंद्रयान 4-5 हो गया आपका, ठीक है, और बाकी अन्य कई मिसाइलें हो गई, इनका परीक्षण हो गया, तो साइंस वाले सेक्शन में भी आपको करंट पर विशेष फोकस करना है। लगे हाथ यहां पर लिख भी लीजिए ताकि भूल ना जाइएगा। प्लस 9 नंबर पॉइंट पर ये, 10 पर ये और 11 पर लिख लीजिए आपका करंट अफेयर्स, इसमें साइंस में भी। ठीक है, तो अलग से ताकि आप चीजें याद रहें। ओके, चलिए, इसके अलावा पर्यावरण एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार आपके एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है कि एनवायरमेंट के प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछी जाए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस बार ACF की और आपकी RFO की पोस्ट क्या है, इस बार ऐड है। हालांकि उसका मीन्स अलग होता है, लेकिन चूंकि प्री सेम होता है ACF का और इसका प्री का, अपर पीसेस का, तो इसलिए, और वो क्या है, पर्यावरणीय एक तरीके से पोस्ट है अपने आप में, इसलिए इस बार हो सकता है कि एनवायरमेंट का सेक्शन आपका ज्यादा पूछा जाए, तो एनवायरमेंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट अफेयर्स के बाद आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी आपके जो है प्रदूषण वाले चैप्टर हैं, वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा भी है हमने अलग अलग कि भैया इकोसिस्टम का चैप्टर, ठीक है, बायोडायवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडायवर्सिटी, और ये 3 पॉइंट, ये 3, ये और ये 5, ये 5 टॉपिक जो हैं आपके एनवायरमेंट के सबसे फेवरेट हैं, जहां पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 17 SDG गोल्स, ये 17 के 17 गोल्स जो है आपके हर हाल में वो आपके पूछे जाते हैं। पीसीएस का तो फेवरेट टॉपिक है 17 SDG, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक हमको इसको प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में पढ़ना है। 6 टॉपिक पर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्रदूषण में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम आपका, ठीक है, और अलग अलग जो अधिनियम इन प्रदूषणों पर आधारित हैं उनको पढ़ना है, और जो कि यहां पर पॉइंट अलग अलग लिखे उनको पढ़ना है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी में इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर बाय से आता है,
कौन से जंतु उसमें पाए जाते हैं, हाल फिलहाल में अगर किसी टाइगर रिजर्व को किसी और में कन्वर्ट किया गया है तो वो कौन सा किया गया है, तो नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी रिजर्व, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके बर्ड सेंचुरीज होती हैं उनकी अवस्थिति कहां पर है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से रेडी करते हुए चलनी है, ठीक है। महत्वपूर्ण कन्वेंशन, इन्हीं सभी चीजों पर आधारित जो भी कन्वेंशन हुए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है क्या कहता है 1972 हो गया आपका, इसके अलावा बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 हो गया। ऐसे कई सारे कन्वेंशन अधिनियम हुए हैं, उनको सबको अच्छे से करना है। पेरिस समिट से लेकर के अलग अलग जो कॉप समिट होते हैं, खाली कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या कॉप समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दो पर आधारित होती है, एक होती है आपका किस पर, क्लाइमेट चेंज पर, क्या क्लाइमेट चेंज पर सीओपी होती है, चेंज CHANG, और एक होती है सीओपी आपके बायोडायवर्सिटी पर। तो जैव विविधता पर आधारित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं अलग अलग देशों में, उन पर पकड़ बनानी है, और क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं उन पर भी, उन सम्मेलनों पर भी आपको जबरदस्त पकड़ बनानी है। हाल फिलहाल में जहां जहां भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण पर आधारित, उनको आपको देखना है अच्छे तरीके से। प्लस यूट्रिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं, बहुत प्रश्न पूछता है यूट्रिफिकेशन पर, ठीक है। पिरामिड, तीनों प्रकार के पिरामिड पर प्रश्न पूछता है, खाद्य जाल, इकोटोन, जैव आवर्धन, ठीक है, बायो मैनिफेस्टेशन और समसमायिकी, यानी कि इसी पर आधारित जो भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक होंगे उनको आपको तैयार करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, टॉपिक हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, पढ़ने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विशेष, ये अभी अपने आप पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। इसमें दो काम करना है, आपको उठानी है क्या, एक बुक जिसका नाम है क्या, परीक्षावाणी। सुन लीजिए ध्यान से, परीक्षावाणी आप चाहें तो थ्योरी पढ़ पाए तो पढ़ें, नहीं तो इसके जितने भी परीक्षावाणी में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो एमसीक्यू दिए गए हैं, उन एमसीक्यू कर लीजिएगा। और प्लस यूपी का करंट अफेयर्स, यूपी का करंट, तो यूपी करंट अफेयर्स कहां से करेंगे आप, यूपी का करंट अफेयर्स मैं आपको अलग से कराता हूं। डेली जो हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसको तो हम कराता हूं, लेकिन यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स होता है उसकी क्लास मेरी अलग से आती है, यूट्यूब पर आती है, ठीक है। प्लस हमारे जो पेड बैच है उसमें भी जाती है, पेड बैच में। और ठीक है, इसी यूपी करंट अफेयर्स को दिवाकर सर क्या करते हैं, दिवाकर सर थ्योरी के रूप में कराते हैं आपको, और मैं क्या कराता हूं, जो है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो दिवाकर सर का देख करके थ्योरी तैयार कर लीजिए, और मेरा देख करके इसी का आप एमसीक्यू तैयार कर लीजिए टेस्ट के फॉर्म में, बस हो गया आपका। तो टेंशन नहीं लेना है। तो उत्तर प्रदेश विशेष, जिसका रोल अहम होता है आपकी परीक्षा में, यहां पर भी इसी आधार पर आपको चीजों को कर लेना है, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें परीक्षावाणी के अलावा इसमें घटना चक्र भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड बैच में रहे होंगे, बैच लिया होगा, तो वहां पर तो नोट्स आपको ऑलरेडी दिए गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिकोड एग्जाम के जो भी वीडियो लेक्चर नोट्स होते हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जनसंख्या एवं नगरीकरण यानी कि सेंसस, परीक्षावाणी, एक सूत्रीय कार्यक्रम, ज्यादा दिमाग आपको कुछ भी नहीं लगाना है, इसी से कर लीजिएगा। बाकी इस पर बेस्ड जो है कई सारे जो है वीडियो ऑलरेडी डिकोड एग्जाम पर अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, डिकोड एग्जाम के अगर अभ्यर्थी आप होंगे तो आप उसके जो नोट्स हैं, हालांकि 25 के लिए भी हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब पीसीएस का हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तब तो हमारे नोट्स और बाकी चीजें उतना ही सफिशिएंट रहेंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एक एडवर्टाइजमेंट पीसीएस का है, अगर आपको पीसीएस का बैच लेना होगा तो आप आराम से जो है दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और 2026 का जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं अभी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये नंबर है, इसमें सारी चीजें दी जाएंगी, ऑलरेडी हमने आपको कई बार इसको बताया भी है। यहाँ पर लेक्चर, एक प्री प्लस मेंस के नाम से क्या क्या मिलेगा, कितनी कितनी चीजें रहेंगी, ये सब डिटेल सीसैट वगैरह सब इसमें शामिल रहेगा। पीसीएस 2026 में अगर आपको एनरोल होना तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए, संपर्क कर लीजिएगा इस पे, पीसीएस लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। चलिए, अब आ गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी अपने आप पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है भाई साहब, ठीक है। इसमें भारत के भूगोल, जैसे भूगोल क्या है, भूगोल में एक आएगा आपका क्या, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, और एक आएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपको इसमें से इंडियन ज्योग्राफी पर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। हालांकि आजकल तो क्या हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करना है, एक बात। दूसरा, इसमें क्या काम करना है आपको, ठीक है, कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा पर खूब प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा क्या होती है, मकर क्या होती है, इन तीनों रेखाओं पर आधारित कौन कौन से देश होते हैं, ये सब प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको रट लीजिएगा। दूसरा, दूरस्थ बिंदु, कौन कौन सा दूरस्थ, कहां पर कौन सा बिंदु है भारत का, वो प्रश्न पूछता है। दर्रे खूब पूछता है। प्रजातियां, जनजातियां, अपवाह तंत्र, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां डूबती, मतलब कहां गिरती है, इसके
इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है, यानी कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, बाएं से नदी कौन सी मिलती है किसी नदी के, दाएं से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, यह नदी किस किस दर्रे से होकर गुजरती है, जैसे अभी हाल ही में आरएम पूछा गया था, याद आया आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, दर्रा वाला, ठीक है। अपोहा तंत्र मैंने बता ही दिया आपको, दर्रा बता ही दिया आपको, वर्षा प्रेसिपिटेशन खूब प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसी में वर्षा में बादल लिख लीजिएगा आगे, बादल कौन कितने प्रकार के बादल होते हैं, किस प्रकार के बादलों से कौन प्रकार की बारिश होती है, कपासी बादल क्या होते हैं, ठीक है, और आपके अलग अलग जो बादल होते हैं, ठीक है, उन बादलों के बारे में आपको क्या करना है, निम्बो स्टेटस, स्टेटस बादल पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मिट्टी, सॉइल खूब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी, मिट्टी वाले पोर्शन को भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति खूब पूछता है, प्रमुख फसलें हो गई आपकी, झूमिंग कल्टीवेशन आपका, खनिज संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको दिवाकर सर ऑलरेडी यूट्यूब पर कराए हैं। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा भी आया हुआ था वो सर ने यहां पर कराया हुआ है। उद्योग खूब प्रश्न पूछता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड विविध, और एक सेक्शन इसमें और छूट गया है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये टॉपिक छूट गया था। 17 नंबर टॉपिक पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ऐसा एक प्रश्न खूब पूछता है ना, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, है ना, याद है ना ये वाला टॉपिक। जैसे नीचे सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल और आयन मंडल, और फिर वायुमंडल, ऐसा होता है ना। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बाकी सब आपके आगे आयनोस्फीयर वगैरह, और फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कहां कहां पर किस किस मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ओके। चलिए, अब भूगोल में विश्व का भूगोल, तो इसमें आपका ब्रह्मांड का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अक्षांश देशांतर, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी खूब प्रश्न पूछता है, प्री मेंस में खूब प्रश्न पूछता है, दबा के धुआंधार तरीके से। घास के मैदान, महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्वार भाटा, झीलें एवं जलप्रपात, प्रवाल भित्ति यानी कोरल लीफ, वायुमंडल, वायुमंडल में ही आप चाहें तो इसको रेडी कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सूर्य तप, इंसोलेशन एवं तापमान, यानी कि आपका इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, चक्रवात, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, चक्रवात पर चक्रवात क्या होते हैं, ये सब खूब प्रश्न जो है आपके इसमें पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वायुदाब, यानी कि आपका जो वायुदाब का चैप्टर है, यहां से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, बादल हमने यहां पर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो बादल आप चाहें तो इंडियन जो में तैयार कर लीजिए, चाहे तो यहां पर तैयार कर लीजिए। स्थानीय पावने कौन सी होती है, मृदा, इसमें भी हमने आपको ऐड कर दिया है, आप चाहे तो यहां से मृदा हटा सकते हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हमने कर दिया था, ठीक है। प्रजातियां, जनजातियां, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत खनिज एवं उद्योग का जो चैप्टर है आपको इसको करना है, और फिर करना है आपको क्या, विविध, यानी कि मिसलेनियस का सेक्शन। इसमें से विविध का सेक्शन सब आप लोग लूसेंट से करिएगा, टोटल लूसेंट से, लूसेंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीजें आप यहां से करते हुए चलिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। चलो, अब आ गया आपका इतिहास। इतिहास में ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य एवं गुप्त काल, और इसमें एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शैव धर्म। आजकल शंकर जी खूब चर्चाओं में रहते हैं, तो शैव धर्म भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं, आपको एकदम रेडी करना है। मध्यकालीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा राज्य हो गया, सूफी संत हो गया, ये 3 चैप्टर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको पढ़ लीजिएगा अलग से, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोक बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या, अशोक, अशोक पर भी खूब प्रश्न पूछा जाता है ना, अशोक को अलग से रेडी कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेख आपके कहां कहां पर क्या क्या चीजें की गई थी, तो अशोक को अच्छे से अलग से आप लोग इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। चलिए, शिवाजी आल्सो, इसमें मराठा समाज तो हालांकि लिखा है मैंने इसमें, ठीक है। चलो, आधुनिक भारत में, ठीक है, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, हर साल यहां से खूब प्रश्न पूछता है, हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो किसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, जैसे सती प्रथा हुई तो किसके कार्यकाल में हुई, जैसे अभी आरंभ प्रश्न पूछा गया था क्या, कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल या वायसराय था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न खूब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1857 का रेवोल्यूशन खूब इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। महत्वपूर्ण विद्रोह, विद्रोह में किसान विद्रोह, क्या, किसान विद्रोह, और प्लस आपका क्या कहते हैं, किसान, इसके अलावा आप जो है ये सन्यासी विद्रोह, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये जो कुछ मैंने नाम यहां पे लिखे हैं,
इनके बारे में आपको बड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। इनके प्रमुख आंदोलन, इनकी पत्र पत्रिकाएं, इनके कुछ अन्य प्रमुख कार्य, इनके प्रमुख क्या कहते हैं संगठन, तो इनके बारे में, यानी कि महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इन व्यक्तित्व के बारे में जितने भी इनके आंदोलन आदि रहे होंगे, इनको आपको क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से रेडी करना है। प्लस इसके अलावा प्रमुख समाचार पत्र खूब प्रश्न पूछता है। मुस्लिम लीग पर प्रश्न आता है, मार्लिमेंटो सुधार हो गया आपका, होम रूल लीग आंदोलन हो गया, ठीक है, प्लस रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, ठीक है, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। ये 19 टॉपिक आपके क्या हैं, सबसे फेवरेट टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, इसमें खूब प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, क्या खूब प्रश्न पूछता है, इसका आरोही क्रम बताओ कि भैया कौन कौन सा पहले हुआ था। अब कई बार आप कंफ्यूज होते हैं डेट वाइज, कई बार क्या होता है, जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1942 में कोई घटना और घटित हुई थी, तो अगर डेट में अगर आपको चीजों को नहीं याद है डेट वाइज, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, यार भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में या कोई और आंदोलन आया हुआ था। तो आपको क्या काम करना है कि डेट वाइज चीजों को यहां पर अच्छे तरीके से रेडी करना है। ये जितने मैंने आंदोलन यहां पर लिखे हैं, ये 19 टॉपिक आपके एग्जाम के पीसीएस के सबसे फेवरेट टॉपिक हैं हिस्ट्री वाले, मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम किताब होगी, सुन लो ध्यान से, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम होगी राजीव अहिरसर की, SPECTRUM स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में जो है क्या होता है, टेबल के फॉर्म में कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई स्पेक्ट्रम की किताब में, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी होगी तो आप किसी बुक शॉप पे जाइएगा और कहिएगा भैया स्पेक्ट्रम किताब है, बोलेगा हाँ है, पन्ने उसको देखिएगा, पलटिएगा, उसी की दुकान पर फोटोकॉपी की अगर दुकान होगी तो वहीं पर उसी पेज के आप क्या करिएगा, फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। वहां से आपके 7, 8, 10 प्रश्न आपके वहीं से फंस जाएंगे। सिर्फ 7, 8, 10 प्रश्नों से 7, 8 प्रश्न बन जाएंगे आपके, कहां से, स्पेक्ट्रम के जो पीछे इंफॉर्मेशन दी गई है उससे, याद रहेगा। या फिर लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री में जो टेबल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वहां से आप कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा आपका, ओके, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे, इकोनॉमिक्स एक बड़ा सेगमेंट होता है, इसके लिए आप चाहें तो बेसिकली प्री के लिए तो आप कोई किताब खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्री के लिए आप बेसिक चीजें कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम पर जो है क्रैश कैश कराया गया था, उसमें इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई है बेसिक, आप चाहे तो वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप करें लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, तो भी आपकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। या बाकी किसी दृष्टिया इसकी भी किताबें आती हैं क्विक बुक के रूप में, आप उसको भी देख सकते हैं। दृष्टिया की क्विक बुक अच्छी है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय, बैंकिंग सेक्टर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई का फंक्शन, मौद्रिक नीतियां, ठीक है। इसी में राजकोषीय नीति एवं घाटा, राजकोषीय नीति एवं घाटा क्या होता है, बजट एवं आर्थिक समीक्षा, सर ऑलरेडी कराते हैं जो कर इसको यूट्यूब पर, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां एवं लॉरेंज वक्र, फिलिप्स वक्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने कमेटी बनी है अलग अलग इकोनॉमिक्स से संबंधित, उनको आपको उनका कालक्रमानुसार कब कब बनी थी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ये सब आपको इसमें रेडी करना है। प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं उनके मुख्यालय, पंचवर्षीय योजना खूब पूछता है, और करंट पर विशेष ध्यान, क्योंकि इस टॉपिक में अधिकतर प्रश्न आपके क्या होते हैं, करंट ओरिएंटेड ही आते हैं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इन्हीं सारे चैप्टर्स को आपको इकोनॉमिक्स में से देख लेना है, ठीक है। चलिए फिर आएगा आपका विविध यानी कि मिसलेनियस का, यहां से अभी 6-7 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसको क्या करेंगे, जो लूसेंट आती है समाधान वाली, जिसको मैं कह रहा था बार बार, लूसेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, आरओ के लिए मैंने आपको कितनी बार कहा था भाई आप लोग लूसेंट करके जाइएगा, लूसेंट करके जाइएगा, लूसेंट करके जाइएगा, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं माना होगा। अब फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो प्लीज एक बार मेरा कहा मानिए और फिर देखिए कि आप कहां कहां जाइएगा, यानी कि सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, लेकिन मान के जाइएगा। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा जी सर आप बता दे तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तो आप चक्कर में क्या रहते हो कि आप अपना नहीं सोचते हो, आप सामने वाले के बारे में सोचते हो। जैसे कई बार मैं लाइव सेशन लेता हूं अपने चैनल पर HRDIS पर, तो वहां पर कहते हैं सर आप आईएएस हो, अधिकतर लोग क्या पूछते हैं मुझसे, सर आप आईएएस हैं क्या, सर आप पीसीएस हैं क्या, सर आप आईएएस लगते हैं आप। मैं क्या लगता हूं या मैं क्या हूं, उनको इस बात से मतलब है कि अगर मैं आईएएस हूं तो मुझसे बात करेंगे, मुझसे पढ़ेंगे, अदरवाइज उनको लगता है कि नहीं नहीं या तो जीरो व्यक्ति है। ये जो मानसिकता आपकी है कि जब आप टीचर को जज करने लग जाते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए कुछ समझना। सर आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे, सर आपका कितना एग्जाम निकला, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं क्यों पब्लिक करूं, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए।
आप अगर कोई यहां पर बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, डिजिटल बोर्ड पे अगर आपको पढ़ा रहा है, तो कैमरे के सामने इतना बोलना, चिल्लाना, चीखना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। जब तक किसी को नॉलेज नहीं होगी तब तक वो बोर्ड पे पढ़ा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा आप लोग दूसरों को मत देखा करिए कि आईएएस हैं, इन्होंने क्रैक कर लिया एग्जाम तो ही करेंगे। जिसने सफलता प्राप्त कर ली है उससे ज्यादा ज्ञान आपको कौन दे पाएगा? जो नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि उसने या वो जो तैयारी कर रहा है लगातार वो कर पाएगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस सेक्शन को आपको लूसेंट से रेडी कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, ये हो गया सारा सेगमेंट आपका पूरा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस प्रकार से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लगभग 1 घंटे पौने 1 घंटा हो गया अप्रॉक्स, है ना। तो आई थिंक कि आपको मेरी सारी बातें अब यहां पर आपको समझ में आ गई होंगी। भैया हमको अपने पूरे दिन को क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्या? अपने पूरे टाइम को क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, ठीक है। सुबह मतलब दोपहर से पहले 2 टाइम, 2-2 घंटे का या 1.5 घंटे का, उसके बाद फिर से आराम से। और देखो 2-2 घंटे की स्टडी करेंगे ना, बड़ा आसान काम, कुछ नहीं है। आप अगर 7 बजे भी उठते हैं, आप सोचिए एग्जाम्पल के लिए, माना कि आप 7 बजे सुबह उठते हैं, माना एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 1 घंटे में चाय वाय पानी नहा वहा करके पूजा करके बैठ जाएंगे ना। आप 8 से 10 घंटे पढ़ लीजिए, 8 से 10 का एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक। अगर आप सामान्य विद्यार्थी हैं तो की बात कर रहा हूं, ठीक है। 8 से 10 हो गया, 2 घंटे पढ़ लिया। 2 घंटे कुछ मतलब कुछ नहीं, फोन सबसे खतरनाक है और प्यार मोहब्बत इश्क सबसे खतरनाक है। इससे अगर दूर रहेंगे मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गर्लफ्रेंड मत बनाइए, आप प्यार मोहब्बत मत करिए। व्यक्ति अच्छा है, सामने वाला अच्छा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपके साथ है, जिसके साथ आपने 7 जन्म के वादे किए हैं, वो व्यक्ति आपका अच्छा होना चाहिए फिर, ठीक है ना। टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वो व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर आपको मनोबल देगा, और मनोबल मिलना भी चाहिए उससे, है ना। चलिए, लेकिन अब कहेगा जान चलो चाय पीते हैं, तो मामला बिगड़ जाएगा फिर वहां पर। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो, तो 8 से 10 क्या करना है आपको? पढ़ाई करनी है बैठ करके अच्छे तरीके से, और फिर आप 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए, आधे घंटे रेस्ट कर लीजिए, 11 से 1 आप फिर से शेड्यूल बना लीजिए। तो ये हो गया आपका। अच्छा, 1 बजे फिर खाना पीना खाइए, आराम से सो जाइए, 1.5-2 घंटे का रेस्ट कर लीजिए, और फिर आप क्या करिए? 4 से 6 पढ़ लीजिए। 4 से 6 पढ़ लिया, 6 बज गए, शाम का टाइम हो गया, इस चाय स्नैक्स का टाइम हो गया, गए अपना खाना पीना खाए, सब्जी भी लाने जाएंगे, आप खाना बनाते होंगे। 4 से 6 पढ़ लिया आराम से, फिर खाना बनाइए, मौज मस्ती, थोड़ा घूमना फिरना, छत पे इधर उधर बतियाना, चटियाना, क्योंकि चटियाने से तो काम आपका बनेगा नहीं, है ना। पता चलेगा नहीं चटियाओगे तो भी क्या होगा? शादी से पहले तलाक हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नहीं तो बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ना मत आइए कि पता चलेगा बात करना शुरू किया तो रात हो गई, है ना। ये नहीं करना है। तो 4 से 6 पढ़ लिया आपने, फिर खाना बना लिया, बैठ गए, और फिर 9 से 11 कर लीजिए, या 10 से 12 कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर 12 बजे सो जाइए अपना, और 5-6 घंटे 6-7 घंटे सो करके अपना फिर से आराम से फ्रेश माइंड से 7 बजे उठ जाइए। सुबह उठने के आदी होंगे तो जल्दी सो करके जल्दी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार का शेड्यूल अगर आप बनाएंगे, 8 से 10, 11 से 1, 4 से 6 और 9 से 11 या 10 से 12, बताओ कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इसमें कठिन है आपके लिए? 2 घंटे की सीटिंग भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है आपके लिए। 8 घंटे से ऊपर पढ़ पाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे मानक होता है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो मान के चलता हूं कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त होगी। जॉब वाले अगर आप होंगे तो आप ऑफिस के बाद पढ़िएगा। जैसे माना कि आप 6-7 बजे तक ऑफिस आते हैं, तो आप क्या करिए? खाना पीना खा करके 8 से 11 पढ़ लीजिए, 3 घंटा हो गया आपका। सुबह उठ लीजिए एक बार, ठीक है, और सुबह जो है आप चाहें तो 6 से 8 पढ़ सकते हैं, या 7 से 9 पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑफिस 9 के बाद ही इंसान जाता है। तो 7 से 9 पढ़ सकते हैं आप, 6 से 8 पढ़ सकते हैं, तो 3 घंटा ऊपर हो गया, 2 घंटा नीचे हो गया, मतलब ये 3 घंटा रात का हो गया, 2 घंटा सुबह का हो गया, तो 3-2 5, या 1 घंटा सुबह कर लीजिए तो 3 घंटा ऊपर कर लीजिए, तो 3 और 1 4 घंटा। 4 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत हो गया, और 1 घंटा आप थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, चाय पानी स्नैक्स से बचा कर लीजिएगा, तो 1 घंटा ऑफिस का भी, तो लगभग 5-5 घंटा एवरेज आप निकाल लेंगे अगर आप जॉब वाले होंगे तो भी। अगर निकालना चाहेंगे तो, नहीं निकालना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर तो समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर यह है कि आप इसको पढ़िएगा। अच्छा, मेंस पर ज्यादा काम आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो 125 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो लगभग आपकी प्री की तैयारी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से हो जाते हैं। तो अब आप ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, और बाकी पीसेस का बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स हमारा 2026 का भी स्टार्ट हो चुका है, और 25 का तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो एनरोल हो सकते हैं, आपका मन करे तो अभ्युदय बैच जो हमारा आरओ का चला है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी आपको कोई दिक्कत अगर आपको आती है कि हमसे बात करनी है, या कोई इशू आए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आरओ में अब आपका नहीं हो रहा, तो क्या करें?
कैसे करें? तो ये अगर बात अगर आपके मन में है, कोई शंका है, तो इसके लिए भी आप हमें सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 860444092201। अगर आरओ में नहीं हुआ है, पीसीसी तैयारी करनी है, यूपीएससी तैयारी करनी है, किसी अन्य एग्जाम पर फोकस करना है, यूजीसी नेट या अदर एग्जाम पर फोकस करना है, कैसी रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए सर, कोई भी मन में अगर आपको दुविधा है, उसकी संज्ञा समाधान के लिए आप सीधे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं 860444092201 के माध्यम से। ठीक है, ये आज की हमारी पीसीएस की स्ट्रैटेजी हो गई 60 दिनों की। मैं उम्मीद करता हूं कि 60 दिन आपके सबसे बेहतर होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 60 दिन जो आपके बचे हैं, ये जो 60 दिन बचे हैं, इसमें क्या काम करना है आपको? इस 60 दिन में क्या करना है? आपके एक दिन आपका 2 दिन के बराबर हो जाए, इतनी मेहनत करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 दिन हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि 4 महीना हो जाएगा अपने आप में। इतनी जबरदस्त मेहनत कर दीजिए आप इस 60 दिन में। जो गलतियां आपने आरओ में की हैं, वो गलतियां आपको पीसीएस में नहीं करनी है। आपको जबरदस्त पढ़ना अच्छे तरीके से और आगे निकल जाना। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका पीसीएस का मेंस नहीं रेडी है, 50% भी अगर नहीं रेडी है, ठीक है, तो भी आपको नहीं करना। फिर प्री मत कीजिएगा, तैयारी मत कीजिएगा, कुछ और कीजिएगा। क्योंकि मेंस जब तक आपका पीसीएस का रेडी नहीं होगा, तब तक प्री करने से कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तब मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर पीसीएस का नहीं रेडी है आपका 25 के लिए, तब मैं आपको कहूंगा कि आप 2026 का टारगेट करके चलिए। क्या? 2026 का टारगेट करके चलिए पीसीएस का। 2026 में आपको 2 टारगेट करने हैं। क्या 2026 में क्या टारगेट करना है? 2 टारगेट। एक करना है आपको टारगेट क्या? पीसीएस का, और एक आरओ का। आरओ की वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको एक नहीं 10 बार बता दिया, समझा दिया, विद प्रूफ हमने आपको दिखा दिया था परसों नरसों कि भाई आरओ की वैकेंसी 26 में आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आज हमने आपको यहां पर बताई हैं, समझाई हैं। आई थिंक कि आपको चीजें आज समझ आई होंगी। और अब कमर कस लीजिए, समय है कुछ करने का, कुछ जो है कर गुजरने का, और अपने असफलताओं पर क्या करने का, जो आपका जो चीजें जो चल रही थी अभी उस पर विराम चिन्ह लगाने का समय आ गया है। अब आपको सक्सेस लेनी है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि आज सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और अब आप प्रॉपर फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर और आगे जो है निकलेंगे। शुभकामनाएं मेरी हैं, और मन में संकल्प लीजिए कि जो है अब ठान लिया है। ठीक है, जब छोड़ दी सुख की कामना, सुख अब नहीं लेना है अपने आपको। ठीक है, अब संघर्ष करना है। क्या? तो जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो अब नई उम्मीद, नए जज्बे के साथ 2 महीना सब कुछ भूल जाइए, सारी चीजों को भूल जाइए, पढ़ाई पर लग जाइए, और अगला वर्ष एसडीएम का होगा, आपका होगा, उप जिलाधिकारी का होगा, बीएससी का होगा, या बाकी जो अन्य पोस्टें होती पीसीएस की, वो आपके लिए होंगी। ठीक है, अनंत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।